हेलो, वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं आज। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बहुत ही रिएक्टिव, शॉर्ट लिव्ड, यानी कि इनका जो टाइम है 10⁻⁻⁻ से लेके फ्यू सेकंड तक है रिएक्शन में, और ऑर्गेनिक रिएक्शंस इनके थ्रू ही होते हैं। यानी कि ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, पर ये इनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता, और ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हैं वो इनके थ्रू होते हैं। रिएक्टिव इंटरमीडिएट की जो एग्जांपल्स हैं हमने एक एक करके पढ़नी है। कार्बोकटाइंस, कार्बोनाइंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स एंड नाइट्रीन्स। ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट की इंट्रोडक्शन है। तो हम सबसे पहला रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो पढ़ने जा रहे हैं वो आज, जिसका नाम है कार्बोकटाइंस। ये ऐसे केमिकल स्पीशीज़ हैं जिनमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके पास कार्बन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इनका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता। इनको कार्बेनियम भी कहा जाता है, और अर्लियर डेज में इनको कार्बोनियम आयन भी कहा जाता था। चूँकि इनका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट, तो ये लुईस एसिड है। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन पे अटैक कर सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हैं। ठीक है, तो इनको प्रिपेयर कैसे करना है आपने, ये आपके पास एक टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। इसकी हिट्रोलिटिक क्लीवेज करने से ये बॉन्ड क्लोरीन पे शिफ्ट कर जाएगा। तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो यही हमने कहा कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसे कार्बोकटाइन कहा जाता है, और साथ में उसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखिए 6 कैसे हैं। ये एक बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक ये बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। एक ये सिंगल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। 3 सिंगल बॉन्ड के थ्रू ये अटैच हैं। हर सिंगल बॉन्ड आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन का बना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का बना होता है। तो इस तरह से इस कार्बोकटाइन के पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। So that is why this is I have told you in the beginning of introduction of कार्बोकटाइन कि इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको पहले कार्बोनियम आयन भी कहा जाता था, और इनको कार्बेनियम भी कहा जाता है। ये लुईस एसिड होते हैं, और ये इलेक्ट्रोफाइल भी हैं। और ये हमने इसको प्रिपेयर किया है, और ये जो कटाइन है इसको टर्शी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन बोला गया, बिकॉज इसके कार्बन के साथ तीनों तरफ से वो सराउंडेड है। ठीक है, तो 3 तरफ से सराउंडेड है तो टर्शरी हो गया। टोटल कार्बन 4 है तो ब्यूटाइल हो गया। क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कार्बोकटाइन हो गया। ठीक है, तो ये थी कार्बोकटाइन की प्रिपरेशन कि हमने इसको कैसे प्रिपेयर किया। अब इनकी क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। कार्बोकटाइन की क्लासिफिकेशन जो है कार्बोकटाइन की, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बोकटाइन है, और इसके अलावा मिथाइल कार्बोकटाइन भी होता है, और भी बहुत सारे कार्बोकटाइन होते हैं। लेकिन हम क्लासिकल कार्बोकटाइन पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। पहले है प्राइमरी कार्बोकटाइन। इथाइल कार्बोकटाइन का जो कार्बन है एक, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट, वो इथाइल कार्बोकटाइन है, और इसको प्राइमरी कार्बोकटाइन कहते हैं, बिकॉज जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ एक ही कार्बन की चेन लगी हुई है। फिर हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकटाइन है। इसमें जिस कार्बन के साथ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो दोनों तरफ से कार्बन की चेन से सराउंडेड है। इसको आइसोप्रोपाइल कार्बोकटाइन कहते हैं। फिर हमारे पास टर्शरी कार्बोकटाइन है। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो तीनों तरफ से कार्बन से सराउंडेड है, तो इसे टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन कहते हैं। ठीक है,
अब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी। तो टर्शरी कार्बोकटाइन जो है इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी, इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू मिथाइल कार्बोकटाइन। तो इनकी जो स्टेबिलिटी है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ए इंडक्टिव इफेक्ट से, बी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से, तीन या सी रेजोनेंस इफेक्ट से। तो हमारे पास तीन इफेक्ट हैं जिनकी हेल्प से हम कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट से इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। ये मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ, उस डायग्राम की हेल्प से आपको ईज़िली समझ लग जाएगा कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है। तो क्या है कि ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसके साथ 3 कार्बन की चेन यानी कि 3 आर लगे हुए हैं, 3 अल्काइल ग्रुप हैं, ये टर्शरी कार्बोकटाइन है। तो ये जो टर्शरी कार्बोकटाइन का जो अल्काइल ग्रुप है, ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से अपने इलेक्ट्रॉन को भी इस कार्बन की तरफ रिपेल करता है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की तरफ। ये वाला आरबी ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ रिपेल करता है। और ये वाला अल्काइल ग्रुप भी अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ रिपेल करता है। एज ए रिज़ल्ट जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा, या आप कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज की डिस्पर्सल हो जाएगी। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है डिस्पर्सल। तो जब डिस्पर्सल हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा ना, या काफ़ी कम हो जाएगा, बिकॉज 3 आर ग्रुप लगे हुए हैं। तो उन्होंने प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से अपने इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की तरफ रिपेल कर दिया है। एज ए रिज़ल्ट ये कार्बोकटाइन हाईली स्टेबल हो जाएगा। तो टर्शरी कार्बोकटाइन इज़ हाईली स्टेबल। सेकेंडरी कार्बोकटाइन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे 2 आर लगे हुए हैं पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ। ये ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन का, और ये इलेक्ट्रॉन इस आर का है। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से ये अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ रिपेल कर रहे हैं। और ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है, ये भी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की तरफ रिपेल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तीसरा आर नहीं है। फिर भी ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की तरफ रिपेल करते हैं, तो इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा डिस्पर्स कर जाता है। लेकिन उतना डिस्पर्सल पॉजिटिव चार्ज का नहीं होता जितना टर्शरी में होता है, क्योंकि टर्शरी कार्बोकटाइन में 3 अल्काइल ग्रुप थे, 3 बार इंडक्टिव इफेक्ट था। यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप हैं, 2 टाइम्स इंडक्टिव इफेक्ट है। यहाँ पे जो प्राइमरी कार्बोकटाइन है इसमें सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है और एक ही बार प्लस इंडक्टिव इफेक्ट है, और हाइड्रोजन तो इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करते। तो ये प्राइमरी कार्बोकटाइन है। तो प्राइमरी कार्बोकटाइन जो है वो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को इतना डिस्पर्स नहीं कर पाता जितना कि सेकेंडरी या टर्शरी करते हैं। टर्शरी कार्बोकटाइन के केस में पॉजिटिव चार्ज की डिस्पर्सल सबसे ज़्यादा होगी, ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और यहाँ पे थोड़ी कम डिस्पर्सल होगी, यहाँ पे और कम होगी। एंड इसका मतलब टर्शरी कार्बोकटाइन इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी कार्बोकटाइन इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बोकटाइन। सो वर एज मिथाइल कार्बोकटाइन इज़ कंसर्न, तो मिथाइल कार्बोकटाइन में ये जो हाइड्रोजन है ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट नहीं शो करते। आप प्लस इंडक्टिव इफेक्ट की वीडियो निकाल के सुनिए और अपने नोट्स पढ़िए। ये अपने इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की तरफ रिपेल नहीं करते। तो एज ए रिज़ल्ट ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर एज सच रहेगा। तो ये मिथाइल कार्बोकटाइन हो गया। तो मिथाइल कार्बोकटाइन पे प्योर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, क्योंकि जिन स्पीशीज़ के ऊपर चार्जेस होते हैं ना, उनकी स्टेबिलिटी कम होती है, रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर उलट होगा। तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर टर्शरी कार्बोकटाइन इज़ मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी कार्बोकटाइन इज़ मोर स्टेबल दैन प्राइमरी
कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकटाइन, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर उलट होगा। मिथाइल इज कार्बोकटाइन इज more reactive than primary carbokatine, is more reactive than secondary carbokatine, is more reactive than tertiary carbokatine. I'm sure this is clear to you. तो अगर आप यहाँ पे R नहीं लिखना चाहते, आप यहाँ पे CH3 भी लिख सकते हैं। जैसे 3R है तो 3 बार CH3 लिख दीजिए, 2R है 2 बार CH3 लिख दीजिए, 1R है 1 बार CH3 लिख दीजिए। ये तो है ही मिथाइल, चलो ये मिथाइल कार्बोकटाइन हो गया। आई एम श्योर कि आपको कार्बोकटाइन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से समझ लग गया होगा। तो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को हमने 3 फिनोमेना से एक्सप्लेन करना है। एक होता है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, तीसरा रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, तो आगे हम इसकी स्टेबिलिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत सिंपल है। ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है। टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हो गए। तो जितने हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो टर्शियरी कार्बोकटाइन उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो गया। सेकेंडरी कार्बोकटाइन में चले जाते हैं। सेकेंडरी कार्बोकटाइन में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ जो कार्बन है वो हाइड्रोजन जो है अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। 3 और 3 6, तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। सेकेंडरी कार्बोकटाइन में जिसको आइसोप्रोपाइल सी का मतलब कार्बोकटाइन, वहाँ पे स्पेस नहीं थी तो इसलिए सी लिख दिया। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन जो हैं वो, तो इसका मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से इसके जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हैं 6 बनेंगे एज कम्पेयर टू टर्शरी बुटाइल कार्बोकटाइन के, जिसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे क्योंकि वहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन थे। 9 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन एंड हेयर 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो और मिथाइल कार्बोकटाइन में नो अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको अच्छी तरह से पता है, ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर एंड हायर इज द स्टेबिलिटी। सो टर्शी बुटाइल कार्बोकटाइन में 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। और आइसोप्रोपाइल कार्बोकटाइन यानी सेकेंडरी कार्बोकटाइन में 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी। और इथाइल कार्बोकटाइन में 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसकी स्टेबिलिटी और कम होगी। और मिथाइल हाइड्रोजन कार्बोकटाइन में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू गेट इट? तो हमने कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को 2 मेथड से एक्सप्लेन कर दिया। एक हमने प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन किया और एक हमने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर से। जो तीसरा है रेजोनेंस की हेल्प से एक्सप्लेन करना है, पर रेजोनेंस की हेल्प से हम टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसके लिए हम एलाइल और बेंजीन वाले जो बेंजाइल कार्बोकटाइन है उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो चलते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट से हम जो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक तो अलाइल कार्बोकटाइन की एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक बेंजाइल कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि अलाइल कार्बोकटाइन क्या होता है। प्रोपीन होती है ना, प्रोपीन, प्रोपीन का ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। थर्ड कार्बन पे एक हाइड्रोजन नहीं है, उसकी जगह उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अलाइल कार्बोकटाइन है। तो यहाँ पे ये रेजोनेंस का साइन दिखाया हुआ है। तो इसकी स्टेबिलिटी कैसे हुई? इसकी स्टेबिलिटी ऐसे हुई कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया
और सेकंड और थर्ड के बीच में अब चला गया डबल बॉन्ड। ठीक है? अब इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रेफ़र करना होता है। तो इस तरह से एलाइल कार्बोकैटायन जो है, उसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। इसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन से या इसको हम प्लस इंडक्टिव इफ़ेक्ट से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम रेजोनेंस का जो फिनोमेना है उसको यूज़ करते हैं। डिड यू गेट इट? नेक्स्ट आपको ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये बेंजाइल कार्बोकैटायन के स्ट्रक्चर हैं। तो बेंजाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हमने एक्सप्लेन करना है। बेंजाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आप देखिए कि बेंजीन के साथ CH2 लगा हुआ है और इसके पर पॉजिटिव चार्ज है। ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है। तो रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन है यानी डबल बॉन्ड है, ये मूव करेगा। ये इसलिए इधर मूव कर गया क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था। जब ये इधर मूव करेगा तो यहाँ और यहाँ जो कार्बन है उसके बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। चूँकि ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ चला गया, तो ये बॉन्ड जहाँ से शिफ्ट करता है, उस कार्बन पे पॉज़िटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसलिए ऑर्थो पोज़ीशन पे कौन-सा चार्ज आ गया? पॉज़िटिव चार्ज आ गया। बेंजीन की रिंग 3 डबल बॉन्ड की वजह से होती है, वो ब्रेक कर गई क्योंकि ये बॉन्ड बाहर चला गया था। एज ए रिजल्ट इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेंजीन की रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो इस तरफ शिफ्ट हो गया। ये आप एरो देख रहे हैं, इस तरफ शिफ्ट हो गया ताकि ये पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाए। तो ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट करेगा तो जहाँ से बॉन्ड शिफ्ट करता है वहाँ पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन गया। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब ये डबल बॉन्ड हमारे पास अभी भी है ये वाला, तो इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा ताकि बेंजीन की रिंग में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होती रहे, यानी कि जो पाई बॉन्ड है मूव करता रहे और ये पॉजिटिव चार्ज भी इस पे ना आए, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा। जो बॉन्ड जहाँ से शिफ्ट करता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब बेंजीन की रिंग को कंप्लीट करने के लिए ये जो बॉन्ड गया था यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन का ख़त्म करने के लिए, वो वापस आ जाता है। बेंजीन की रिंग कंप्लीट हो जाती है और इस बेंजाइल कार्बोकैटायन के कार्बन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो बेंजाइल कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए रेजोनेंस का फिनोमेना हमने यूज़ किया। यहाँ पे हम हाइपर कॉन्जुगेशन या प्लस इंडक्टिव इफेक्ट को नहीं यूज़ करेंगे। नाउ अज्यूम कि अगर यहाँ पे एक बेंजीन है, एक बेंजीन की बजाय ये एक बेंजीन वाला कार्बोकैटायन है, ठीक है? ये वाला, ये और ये सेम है ना? देख लीजिए, ये और ये सेम है ना? तो फिर ये कौन-सा कार्बोकैटायन है? बेंजाइल कार्बोकैटायन। अगर इस H को रिमूव करके या इस H को रिमूव करके मैं यहाँ पे एक और बेंजीन की रिंग बना दूँ, तो मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नंबर इससे डबल हो जाएगा। बिकॉज़ एक बेंजीन की रिंग से इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए 1, 2, 3, तो 2 बेंजीन की रिंग होगी तो 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएँगे। आप बोलेंगे सर इसको और इसको क्यों नहीं बोला? ये तो इनिशियल स्ट्रक्चर है और ये दोबारा से पहला स्ट्रक्चर ही बन गया, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यही है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो अगर एक बेंजीन की रिंग से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, तो 2 बेंजीन की रिंग्स होंगी तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? 6 बन जाएँगे। मतलब कि इसकी स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे एक और बेंजीन लगा दूँ, तो एक बेंजीन रिंग से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, 2 बेंजीन रिंग से 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे,
3 बेंजीन की रिंग से 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा होगी। और इस कार्बोकेटाइन का नाम है ट्राई फिनाइल कार्बोकेटाइन। मतलब बेंजीन को फिनाइल बोला हुआ है क्योंकि कार्बोकेटाइन है। ये दो हैं बेंजीन इसमें, तो इसका नाम है डाई फिनाइल कार्बोकेटाइन। तो ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन डाइफिनाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अब ये 3 बार C6H5 है। C6H6 क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये बॉन्ड कार्बन के साथ लगा है। यहाँ पे हाइड्रोजन निकला होगा तभी इसके साथ लगा होगा। तो ये 3 C6H5 है। C6H5 को थ्राइस कर दिया C पॉजिटिव। ये डेलिबरेटली ऐसे करके लिखा है कि किताब में ऐसे नहीं दिया होता, ऐसे दिया होता है। तो बच्चों को इस तरह से हमें सिखाना होता है। तो ये कितनी बार C6H5 है? 1 2 3। ये C6H5 3 कर दिया, थ्राइस कर दिया, और ये C पॉजिटिव ब्रैकेट के बाहर कर दिया। सो ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग है, 2 ट्वाइस कर देंगे C6H5 को, और C के साथ एक H लगा है, CH को बाहर निकाल देंगे, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इसका नाम मैंने क्या बताया? डाइफिनाइल कार्बोकेटाइन। ये डाइफिनाइल कार्बोकेटाइन है, ठीक है। और इसका नाम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है बेंजाइल कार्बोकेटाइन। तो बेंजीन के रिंग के साथ अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, बेंजीन वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है, तो उसे हाइपर कॉन्जुगेशन या प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसलिए अलाइल कार्बोकेटाइन और बेंजाइल कार्बोकेटाइन और बेंजीन जैसे और भी स्ट्रक्चर्स लगे हों कार्बोकेटाइन के साथ, तो उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन, डायरेक्टली कार्बन पॉजिटिवली चार्ज के साथ लगे हों बेंजीन रिंग, तो उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें रेजोनेंस जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा इसमें, बिकॉज इसमें अंडरस्टैंड करने वाला काम काफ़ी ज़्यादा होता है। आज मैं सिर्फ आपको एक ही रिएक्टिव इंटरमीडिएट कराऊंगा, और उस इंटरमीडिएट का नाम है कार्बोकेटाइन। अब जिन्होंने MCQs करने हैं उनके लिए मैंने 2 स्टेबिलिटी ऑर्डर अलग अलग तरह के यहाँ पे लिखे हैं। जैसे ये है ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इज़ ग्रेटर देन डाइफिनाइल कार्बोकेटाइन, इज़ ग्रेटर देन असाइल कार्बोकेटाइन, ग्रेटर देन ट्राइमिथाइल कार्बोकेटाइन, ग्रेटर देन बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ग्रेटर देन डाइमिथाइल कार्बोकेटाइन, यानी कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, अलाइल कार्बोकेटाइन, ग्रेटर देन प्रोपाइल कार्बोकेटाइन, ग्रेटर देन अल्कीनाइल कार्बोकेटाइन, ग्रेटर देन प्राइमरी यानी कि इथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। और ग्रेटर देन फिर आपके पास बेंजाइल कार्बो फिनाइल कार्बोकेटाइन, ग्रेटर देन मिथाइल कार्बोकेटाइन, ग्रेटर देन एसिटिलाइट कार्बोकेटाइन। तो ये स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है इस तरीके से। ये सिर्फ MCQs के लिए है जिन्होंने MCQs करने हैं। ये लिखा है पैरा CH3O C6H5 4CH2 पॉजिटिव। इसका पता क्या मतलब है? इसका मतलब है पैरा पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है और साथ में CH2 पॉजिटिव है। ये है इसका मतलब। तो ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्पर्स कर जाता है, तो स्टेबिलिटी जो है वो इसकी सबसे ज़्यादा रहती है अगर यहाँ पे कोई बेंजीन में कोई ग्रुप ऐसा लगा हुआ है, ठीक। उसके बाद ऐसे ही अगर पैरा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है बेंजाइल कार्बोकेटाइन के साथ, तो इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपैरेटिवली कम है।
ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये भी डोनेट करता है, पर ये तो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर देता है, और ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये भी इसके पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ये भी करता है, पर ये ज़्यादा करता है, इसलिए ये वाला कार्बोकटाइन इस कार्बोकटाइन से ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद बेंजाइल कार्बोकटाइन है, उसके बाद पैराक्लोरो है। पैराक्लोरो जो है वो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट से विड्रॉ कर सकता है, और प्लस रेजोनेंस इफेक्ट से डोनेट भी कर सकता है। तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इसमें कम होता है, क्योंकि पैरा पोजीशन पे जाते जाते इंडक्टिव इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। ये आपको अगली क्लासेस में बताएंगे। नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और भी ज़्यादा आ जाता है, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो लीस्ट हो जाती है। रिएक्टिविटी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। रिएक्टिविटी होती है ना जो कार्बोकटाइन की, वो स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रिएक्टिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है स्टेबिलिटी ऑर्डर से उलट होगा, यानी कि प्राइमरी कार्बोकटाइन की रिएक्टिविटी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, ग्रेटर देन टर्शरी। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकटाइन। यहाँ पे जो कार्बोकटाइन दिखाया गया है उसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप हैं, यानी ये टर्शरी कार्बोकटाइन का स्ट्रक्चर है। अगर आप यहाँ पे एक आर लगा देते हैं, बाकी 2 एच लगा देते हैं, तो वो प्राइमरी कार्बोकटाइन हो जाएगा। अगर 2 आर लगा देते हैं, 1 एच लगा देते हैं, तो सेकेंडरी कार्बोकटाइन हो जाएगा। क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ तीनों तरफ आर लगा हुआ है, तो ये टर्शरी कार्बोकटाइन हो गया। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी जो शेप है वो प्लेनर है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और बॉन्ड एंगल इसका 120 डिग्री है। तो ये था हमारा सबसे पहला रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जिसका नाम है कार्बोकटाइन। ठीक है बेटा, क्लियर है? सो कार्बोकटाइन रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो है आपको आई एम श्योर के अच्छी तरह से समझ लग गया होगा। तो कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? मीनवाइल आपको असाइनमेंट जो है वो 2 दिन के बाद आपको और एक मैं सेंड करूँगा, तो वो असाइनमेंट आपने सॉल्व करनी है, ठीक है? मीनवाइल आप कार्बोकटाइन जो है वो और रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जो है वो फिनिश कर लेंगे। मतलब रिएक्टिव इंटरमीडिएट जब फिनिश हो जाएंगे तो आपको एक और असाइनमेंट जो है वो मिल जाएगी ऑर्गेनिक की। सो आई एम श्योर कि यू अंडरस्टूड द लेक्चर वेरी नाइसली। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए 6:30 के बाद। तो मिलते हैं फिर कल दोबारा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल। हैव अ नाइस डे।